हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। हर किसी ने कभी ना कभी ट्रेन में सफ़र तो ज़रूर किया होगा, लेकिन क्या हो अगर आपकी ट्रेन किसी स्टेशन पर रुके ही ना, क्योंकि अगर वो रुक गई तो सब के सब लोग मारे जाएंगे। जी आज की कहानी कुछ इसी तरह की है, जहाँ पर हम जापान के स्टेशन पर खड़ी एक चमचमाती ट्रेन को देखते हैं जिसका नाम है हायाबुसा 16, जो कि आज पहली बार चलने वाली है। इसीलिए काफ़ी सारे स्कूल स्टूडेंट उसे देखने और उस पर ट्रैवल करने के लिए आए। ट्रेन के चीफ कंडक्टर टकाची उन सभी स्टूडेंट को ट्रेन के बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं, जैसे इसकी टॉप स्पीड 410 किलोमीटर है। इसमें हर तरह के सिक्योरिटी सिस्टम लगे हुए हैं, जिसके लिए बरसात के मौसम में भी अपने ट्रैक से चिपक कर चलेगी। इसके बाद अब टकाची को उसके जूनियर कंडक्टर फूजी मिलते हैं, जो बताते हैं कि आज के ट्रैवल वो दोनों साथ में करने वाले। अब धीरे धीरे करके सभी पैसेंजर बोर्ड करना शुरू करते हैं, जिसमें कुछ वीआईपीज भी थे, जैसे जापान की एक पार्लियामेंट मेंबर और एक मशहूर लेखक। इन सभी को लेकर अब ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ना शुरू करती है। सभी बहुत खुश थे कि तभी कंट्रोल रूम में एक कॉल आती है, जो किसी अननोन कॉलर की थी, जो लेडी को बताता है कि उसने हायाबुसा में बॉम्ब लगा दिया है। अगर वो उसे 100 किलोमीटर से कम की स्पीड पर चलाएगी तो वो फट जाएगा। इतना सुनते ही वो लेडी अपने सीनियर को बुलाती है, क्योंकि हो सकता है कि ये किसी किस्म का फेक कॉल हो। वो कॉलर इसकी भी क्लियरिटी देता है, ये कहकर कि उसने सेम बॉम्ब एक मालगाड़ी में भी लगाया है। अगर वो 5 किलोमीटर से कम की स्पीड पर चली तो अपने आप फट जाएगी। अब किसी को भी यकीन नहीं होता उसकी बातों पर, फिर भी ये लोग तसल्ली के लिए स्टेशन मास्टर को कॉल लगाकर हाल पूछते हैं, क्या वो मालगाड़ी रुक गई? तो वो कहता है कि हाँ, बस ब्रेक लगने ही वाली है, कि तभी वो बम फट जाता है, जिसकी आवाज़ यहाँ बैठे सभी लोग सुन लेते हैं। सभी को यकीन हो जाता है कि वो अनजान आदमी की बातें सच थी, और इसीलिए सबसे पहले तो ट्रेन के लोको पायलट को अलर्ट कर दिया जाता है कि आने वाले स्टेशन पर वो ना रुके और अपनी ट्रेन की ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम को भी ऑफ कर दे, और सबसे अहम बात, अपनी स्पीड को 100 किलोमीटर से नीचे रखे। हालांकि लोको पायलट इसकी वजह पूछती, लेकिन अभी ये लोग किसी को भी इस बारे में नहीं बताना चाहते। पर जब पुलिस चीफ ने उस मालगाड़ी के विस्फोट की वीडियो देखी तो वो फौरन भाग कर यहाँ आए और सारी चीज़ों की जानकारी ली और बताया कि ट्रेन की स्पीड देखो 120 किलोमीटर तक ही रखो, हो सकता है कि वो बम वाइब्रेशन से फट जाए। इसीलिए उस स्टेशन पर जाने से पहले लोको पायलट को इत्तला कर दिया गया कि ट्रेन की स्पीड को 120 किलोमीटर प्रति घंटा ही कर दो। तो वहीं उस आने वाले स्टेशन पर खड़ी सभी ट्रेनों को दूर कर दिया जाता है। जो अभी लोग खड़े थे उन्हें वहां जाने को कहा जाता है, ताकि उस ट्रेन को यहां से गुजरने में किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। तो अब बात आती है अंदर बैठे हुए पैसेंजर की, जिनसे झूठ कहा गया कि आने वाले स्टेशन पर रुकने की उन्हें क्लियरेंस नहीं मिली है, इसीलिए वो सीधा अपने 2 स्टेशन के बाद ही स्टॉप लेंगे। अब सबने थोड़ी देर सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, फिर बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया, क्योंकि मोस्टली लोग सीधा टोक्यो जाने के लिए ही बोर्ड कर रहे थे। कंट्रोल रूम में फिर से उसी अननोन कॉलर की कॉल आती है, लेकिन इस बार हेड खुद कॉल उठाते हैं ताकि वो सही से बात कर सके। लेकिन कॉलर तो सीधा अपनी डिमांड कर देता है, वो भी पूरे 100 मिलियन युआन की। अगर उन्होंने उसे वो ट्रांसफर कर दिए तो वो इस बम को डिफ्यूज कर देगा, वरना ये ट्रेन हमेशा के लिए चलती ही रह जाएगी। और इतने में वहां पर प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल एडवाइजर आ जाता है, क्योंकि बुलेट ट्रेन में बम ये न्यूज सुनते ही पीएम ने फौरन ही उसे यहाँ भेज दिया ताकि सबको जल्दी से सॉल्व हो जाए। अब वो आने पर सभी को अपने साफ शब्दों में कह देता है कि हम उस कॉलर से किसी भी तरह का कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे, इसीलिए सबसे पहले लोको पायलट और पैसेंजर को सब कुछ सच सच बता दो। इसीलिए हेड अब लोको पायलट को इस बारे में बताते हैं, जो अनाउंसमेंट करती है कि इस ट्रेन में बम है, लेकिन किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब खुद की जान पर बात आती है तो कोई कैसे शांत रह सकता है। पूरी ट्रेन में अफरा तफरी मच जाती है, हर किसी के फोन रिंग होने लगते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ अब आग की तरह फैल चुकी है। जो कोई भी बाहर था इस ट्रेन से, वो सभी लोग गुजरते हुए ट्रेन की वीडियोस बनाने लगे। हो सकता है कि ये आखिरी बार उसे देख रहे हों। धीरे धीरे ये तनाव बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि लोग अब पैनिक करने लगे हैं, खासकर वो स्टूडेंट जिन्हें अब घबराहट होना शुरू हो गई है। टकाची उन सभी को शांत कराता है और हिम्मत बनाए रखने को कहता है। इस बीच हम उसी पॉलिटिशियन को देखते हैं, जो मौके का फायदा उठाकर अपोजिशन की नाकामियां गिनाने लग जाती है, पर लोग उसे भर भर के गालियां सुनाते हैं। यहाँ सभी की जान खतरे में है और उसे अपनी कुर्सी की पड़ी है। खैर है तो वो नेता ही, सबसे प्यारी तो उसे कुर्सी होगी। वेल, कहानी आगे बढ़ती है और हमने देखा कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ जापान ने कॉन्फ्रेंस रखी है, और उसमें वो कहते हैं कि वो किसी आतंकवादी से कोई भी तरह का कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि अपने लोगों को जितनी जल्दी हो सके फ्री करवा दें। पर यह चीज़ वो कॉलर देखता है तो गुस्से में लाल हो जाता है और कॉल करके इन्हें कहता है कि तुम लोगों ने उन्हें पैसे की बात क्यों नहीं बताई। अब ये कुछ जवाब दे पाते कि तब उस कॉलर के इंटरनेट पर खुद ये लीक कर दिया कि उसे 100 मिलियन युआन चाहिए, जिसके बाद ही उस बम को वो डिफ्यूज करेगा। अब ये खबर इतनी तेजी से फैलती है जितनी तेजी से सैयारा मूवी की हाइप फैली है। पैसेंजर ये देखकर और डर गया, वो इतने पैसे कहाँ से लेकर आएंगे।
तब तक ये लोग इस मुसीबत से जूझ ही रहे। तभी कसाकी जो मैनेजर था उससे पता चला कि जिस लाइन पर हायाबुसा चल रही है उस लाइन पर आगे एक खराब ट्रेन खड़ी है। उसी लाइन की दूसरी तरफ से दूसरी ट्रेन आ रही है। अगर उन्होंने समय रहते ही लाइन चेंज नहीं करी तो दोनों ट्रेन टकरा सकती है, जिसमें भयानक हादसा हो सकता है। तो यहाँ कसाकी खुद का दिमाग लगाता है और लोको पायलट को ट्रेन की स्पीड को 105 किलोमीटर करने को कहता है और जो सामने से आ रही ट्रेन थी उसकी स्पीड को बढ़ाकर 310 करने को कहता है। लेकिन अभी भी बात नहीं बनी, इसीलिए उसने 105 से 102 करने को कहा। पर हड़बड़ी में लोको पायलट ने 102 की जगह 101, लेकिन यहाँ इसी कुछ ही मिली सेकेंड की वजह से उन दोनों की ट्रेन हल्की सी टकराती है। लेकिन इससे ज्यादा नुकसान नहीं हो पाएगा और लाइन चेंज हो जाती है। लेकिन इससे काफी तेज झटका आता है जिससे सभी पैसेंजर उनके सामान इधर उधर गिर चुके थे। इस बीच हम उसी राइटर को देखते हैं जो इस नाजुक समय का फायदा उठाने की कोशिश करता है। उसने एक वेबसाइट बनाई है और सभी से कहा कि वो इस पर पैसे डोनेट करे, जिससे हम उस कॉलर को वो पैसे दे दें जिसके बदले में वो बम को डिफ्यूज कर देगा। उसकी ये वीडियो काफ़ी तेज़ वायरल होने लगती है, जिससे हुआ ये कि वहाँ बैठे सभी लोग पैसे डोनेट करने लगे, साथ में वीडियोस भी बनाने लगे जो सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही बवाल मच गया। और इसीलिए अब सरकार को बीच में आना पड़ा, जिसने अपना बयान में कहा कि वो किसी भी तरीके से आतंकवादी से बातचीत नहीं करेंगे और जल्द से जल्द इस वेबसाइट को भी बंद करवा देंगे। इस बीच हमें यह दिखाया जाता है कि 1975 में भी सेम ऐसे ही कुछ हादसा हुआ था, जिसमें पहले एक मालगाड़ी को उड़ाया गया, फिर बाद में पैसे मांगे गए जो कि दे दिए गए, पर उस टाइम की रकम और आज की रकम में जमीन आसमान का फर्क है। और ऐसा बार बार करने पर आगे भी लोग इन्हीं रास्तों का सहारा लेंगे। इसीलिए सरकार जल्द से जल्द वेबसाइट को बंद करवा देती है। पर अब वो राइटर न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था। उसका कहना था कि उसने ये वेबसाइट खुद के फायदे के लिए नहीं बल्कि लोगों के भले के लिए बनाई थी, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि लोगों की जान बचे। इस बीच पैसेंजर में बैठा एक आदमी से कुछ लड़कों से लड़ाई हो जाती है कि वो अपना चेहरा दिखाने से मना कर रहा था। उन्हें लगता है कि यही वो आतंकवादी है जिसने बम को लगाया है। तब तक आची आकर उन्हें अलग करता है और उस आदमी को अपने साथ लेकर जाता है। तो वहीं एक स्टूडेंट उसके इस काम की काफी तारीफ करती है। इधर कंट्रोल रूम में अब एक नए प्लान की तैयारी की जा रही है। कसाकी का कहना है कि उन्हें जितने भी पैसेंजर हैं उन्हें एक दूसरी ट्रेन में शिफ्ट करना होगा, जिसके लिए हमें हायाबुसा ट्रेन के पीछे वाले कोचेस को अलग करना होगा ताकि हम उसमें एक नई ट्रेन को जोड़ सकें, जिससे सभी पैसेंजर एक एक करके उसमें चले जाएंगे। लेकिन ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर करना होगा, क्योंकि अगर ट्रेन रुकी तो सबके सब मारे जाएंगे। इन लोगों के पास कोई और चारा ना होने के कारण इस प्लान के लिए हामी भरनी पड़ती है, जिससे सबसे पहले शुरुआत होती है। एक दूसरी ट्रेन को हायाबुसा के साइड में भेजा जाता है, जिसमें एक इंजीनियर को इस ट्रेन में भेजा जाता है और इसके बाद कंट्रोल रूम के ऑर्डर को मानते हुए वो इंजीनियर ट्रेन में लगने वाले ब्रेक को ऑफ कर देता है। लेकिन इसमें काफी खतरा था, क्योंकि अगर गलती से भी एक्चुअल ट्रेन रुक गई तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। लेकिन ये लोग बड़ी ही नरम हाथों से उस वायर को हटा देते हैं, जिससे कि ब्रेक ऑफ हो जाती है और फिर हायाबुसा ट्रेन के पीछे वाले कोचेस को अलग कर दिया जाता है। पर तकाची उसी में था, इसीलिए वो फौरन कूद कर ही सो आ जाता है। पर जैसे ही वो अलग हुए कोचेस की स्पीड कम होती है, उसमें धमाका हो जाता है, जिससे ये तो साबित हो गया कि इस ट्रेन में सच में बॉम्ब था। पर वो एक नहीं बल्कि सभी कोचेस में लगाए हुए। अब जैसे ही वो कोचेस अलग हुए, इधर स्टेशन से रेस्क्यू ट्रेन को भेज दिया गया, जिसमें सभी पैसेंजर को भेजा जाएगा। लेकिन ये काम जितना देखने में आसान था, करने में उतना ही ज्यादा मुश्किल था। खैर, अब यहाँ वो रेस्क्यू ट्रेन उनके पीछे आती है, तब वर्कर काफी प्लानिंग के साथ इन दोनों ट्रेन के बीच में एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, जिसमें एक एक करके उन सभी पैसेंजर को इस ओर से उस ओर लाया जाता है, जिसमें वो पॉलिटिशियन और वो राइटर भी मौजूद था। लेकिन इस बीच कुछ लड़के आते हैं इस रेस्क्यू ट्रेन में, जो कि बुरी तरह घायल थे, क्योंकि उन्हें उसी आदमी ने मारा था जिसको उन्होंने पहले मारा था। उसका कहना है कि वो उसी ट्रेन में रहेगा। तभी टीचर को ख्याल आता है कि उनकी एक स्टूडेंट भी उसी में रह गई है। इसीलिए अब राइटर, पॉलिटिशियन और टीचर तीनों ही बम वाली ट्रेन में दोबारा चले जाते हैं, ताकि सभी को वापस ला सके, खासकर उस आदमी को जिसे पॉलिटिशियन कहती है कि वो उसकी चीजों को समझ रही है। अगर वो बुरे हालातों से गुजर रहा है तो वो उसकी मदद करेगी। तभी एक अजीब सी चीज हो जाती है, जो इस ट्रेन में ये लोग थे उसकी स्पीड कम होने लगती है और अचानक से इमरजेंसी ब्रेक भी काम करने लगी थी, जिसके कारण अब स्पीड कम होने लगती है। लोको पायलट के तो पसीने छूट रहे थे, तो वहाँ स्पीड कम होने के कारण उस रेस्क्यू ट्रेन की टक्कर इनसे हो जाती है, जिसमें फूजी बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब ये चीज कंट्रोल रूम वाले देखते हैं तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि असल में ये सब क्या हुआ। अब दोबारा से रेस्क्यू मिशन भी किया नहीं जा सकता, तो क्या फिर वो इन लोगों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दें। उस ट्रेन में बैठी लड़की कहती है कि सरकार इस ट्रेन को टोक्यो स्टेशन रुकने नहीं देगी, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास समय बहुत ही कम है। उधर यही बात कंट्रोल रूम में भी चल रही थी, बस कुछ ही देर में टोक्यो स्टेशन आने वाला है, उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो एडवाइजर कहते हैं कि हमें ट्रेन को रोक देना चाहिए। उसके बाद सुनहसाकी और उसके बीच में हाथापाई छिड़ जाती है,
क्योंकि वो नहीं चाहता किसी भी पैसेंजर की जान जाए। हर कोई उन्हें अलग करता है और माहौल को शांत करता है। इधर ट्रेन में बैठी सुजुकी नाम की स्कूल गर्ल को हम देखते हैं जो अपने पिता से बात करने के लिए बाहर आती है। दरअसल उसके पिता एक वेटरन सोल्जर थे जिन्होंने 1975 में उस आतंकवादी को मारा था, इसीलिए सभी उनकी काफ़ी इज्जत करते हैं। अब जब सुजुकी अपने पिता को उस पर बीत रहे हालातों के बारे में बताती है तो उन्होंने कहा कि उसी आतंकवादी के किसी साथी ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी ही बेटी के ट्रेन में बम लगाया, पर सुजुकी को ऐसा नहीं लगता। दोस्तों, अब यहाँ खुलने वाला इस कहानी का असली राज। सुजुकी अपने पिता से कहती है कि ये बम किसी और ने नहीं बल्कि उसने खुद लगाया, जो सुन उसके पिता अपनी कुर्सी से खड़ी हो गए। उनका कहना था कि वो उनकी इन झूठी बातों से तंग आ चुकी है। उस दिन वो आतंकवादी खुद के हाथों से मारा गया था, ना कि उन्होंने मारा, पर उन्होंने सबसे झूठ कहा और मुझे भी हमेशा झूठ ही कहते रहे। मैंने उसे मारा है, आपकी वजह से मैंने अपना पूरा बचपन झूठ में बिताया, उसकी सजा अब आपको मिलेगी। और इतना कहते ही उनके घर में एक जोरदार धमाका होता है जिससे वो मारे जाते हैं। मतलब सुजुकी ने अपने ही पिता को मार डाला। अब बाहर आकर उसने सभी के सामने ही अपनी सच्चाई बता दी और फिर सीधा कंट्रोल रूम में खुद के फोन से कॉल लगाया, जो कि उसी फोन पर रिंग हुई जिस पर अभी तक कॉलर का फोन आ रहा था, यानी कि वो सुजुकी ही थी। ये तो सच हो गया कि अब वो उन सभी को अपनी सच्चाई बता देती है और कहती है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सब बंद हो जाए और बम डिफ्यूज हो जाए तो यहाँ मौजूद लोगों में से किसी एक को मुझे मारना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दिल में एक मॉनिटर लगा है मेरी बीमारी की वजह से, जो मेरी हार्ट बीट को चेक करता है। जैसे ही वो रुक जाएगा ये सब ठीक हो जाएगा। इतना कहने के बाद उसे फोन को काट दिया और तब तक इन लोगों को सुजुकी के पिता के घर में हुए धमाके के बारे में भी पता चल जाता है। तो अब उन्हें पूरा यकीन हो गया है कि वो सच कह रही है, इसीलिए वो उसके डॉक्टर से बात करने के लिए भी जाते हैं, जो सब कुछ बता देते हैं कि उसने कौन सी बीमारी है, लेकिन उसने जो कुछ भी किया वो एक इंसान की बस की बात नहीं हो सकती। इसमें और भी लोग होंगे जो उसकी मदद कर रहे हैं। तो वहीं ट्रेन में अब सुजुकी एक किनारे पर जाकर चुपचाप बैठ जाती है, जो देख उसके पास स्कूल टीचर आए और उससे पूछा कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही है। सुजुकी ने जवाब में कहा कि वो लोगों की झूठी बातें और झूठे चेहरे देखकर थक चुकी है, यहाँ तक कि उसके पिता उसे सालों से झूठ कहते हुए आ रहे हैं, इसीलिए अब सभी के असली चेहरे सामने वो लाना चाहती है, जो कि अब धीरे धीरे करके आ भी रहे हैं। इस दौरान हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट ने लाइन को आगे बढ़ाने की इजाजत नहीं दी, यानी कि अब ट्रेन सिर्फ टोक्यो स्टेशन से कुछ दूर तक ही जा सकेगी, उससे आगे तक नहीं, यानी कि अब पूरा खेल खत्म हो चुका है। अब समझिए कि कोई करिश्मा ही हो जो इन्हें बचा सकता है। इधर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सुजुकी के इंस्टा हैंडल को चेक कर और इसमें उसे काफी डिप्रेसिंग पोस्ट डाली हुई थी, जिससे ये साबित हो जाता है कि वो काफी डिप्रेस थी। लेकिन इतने सालों में वो एक शख्स से बात कर रही थी जिसने उसे बम बनाना सिखाया, और इसीलिए अब ये लोग फौरन उसे जाकर पकड़ लेते हैं। इधर ट्रेन में फूजी का लगातार खून बह रहा है, जिसके कारण अब उसकी मौत का समय करीब आता है। इसीलिए तकाशी सुजुकी से मिन्नतें करती है कि ये सब कुछ खत्म कर दो। वो कहती है कि इसके लिए आपको मुझे मारना होगा। तकाची बहुत कोशिश करता है उसका गला घोटने का, पर उसका ज़मीर इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, इसीलिए हार कर उसे गले से लगा लेता और रोने लगता है। तब सुजुकी भी खूब रोती है और कहती है कि उसकी जिंदगी तो मौत से भी बदतर है। तो यहाँ में कुछ और चीजें पता चलती है। वो बताती है कि बचपन में सुजुकी की माँ की मौत के बाद उसके पिता उसे आए दिन मारा पीटा करते थे, उसके साथ गलत काम किया करते थे, और जिस आदमी ने उसे ये सब सिखाया बस वही था जो उसकी हर बात सुनता था। दरअसल ये शख्स उस 1975 वाले आतंकवादी का बेटा था जिसने अब पुलिस को सब कुछ बता दिया। उन्होंने बम को कहाँ कहाँ रखा है, और तब इन्हें पता लगा कि 2 डिब्बे ऐसे हैं जिसमें बम नहीं है, जो सुनकर टकाची को आइडिया आता है अगर वो आगे आने वाली लाइन को मैन्युअली चेंज कर दे और उन 2 डिब्बों को अलग कर दे तो ट्रेन से अलग हो जाएंगे और ये बच सकते हैं, तो हम उन सभी को बचा सकते हैं। पर इसके लिए उन्हें पीएम की इजाजत चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा खतरा था। पर पीएम सबसे पहले उस ट्रेन में बैठे सभी पैसेंजर से पूछते हैं क्या वो इसके लिए तैयार हैं, तो उन सभी ने हामी भर दी। फिर उस लाइन वाले एरिया को हाई अलर्ट पर कर दिया, क्योंकि ये सब कुछ ही सेकंड में होगा, तो उन्हें तैयार रहना होगा। ट्रेन को ऑटो पायलट पर फिक्स कर दिया जाता और जैसे ही वो उस लाइन पर पहुंचती है उसे चेंज कर दिया जाता है, जिससे पीछे वाले डिब्बे की स्पीड के कारण डिरेल हो जाता और आगे वाले डिब्बे फ्री होकर अकेले ही आगे जाने लगते हैं, जिससे उनकी स्पीड कम हो जाती है और वहीं ब्लास्ट हो गए। पर ये दोनों डिब्बे सब कुछ तोड़ फोड़ करके आगे की ओर आते चले गए और फिर एक समय पर रुक जाते हैं। सभी रेस्क्यू वाले उस ओर भागते हैं। इधर कंट्रोल रूम में सन्नाटा था, क्या कोई जिंदा भी होगा कि नहीं, क्योंकि अभी तक इन्हें ना ही किसी की रोने की आवाज आई ना किसी के चिल्लाने की, बस खामोशी थी चारों ओर। तभी इन्हें एक आवाज सुनाई दी और देखा गया कि सब के सब लोग जिंदा है, जिससे कंट्रोल रूम में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। अब फौरन फूजी को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। तो वहीं सुजुकी से चीफ पूछते हैं क्या उसे किसी बात का अफसोस है। वो कहती है कि ये दुनिया बहुत ही गंदी और मतलबी है, इसीलिए किसी को भी जीने का कोई हक नहीं है। ये सुनकर वो उसे 100 मिलियन युआन की डोनेशन दिखाते हैं, जो कि इस दुनिया के लोगों ने पूरी कर दी थी।
इस संसार में कई अरब लोग का वास है और हर कोई इंसान है, बस फर्क इतना है कि दुनिया को देखने का नजरिया सबका अलग है। आपके जाल में मछली नहीं फंसी तो इसका मतलब ये नहीं कि तालाब में जीवन है ही नहीं, क्या पता आपके जाल में छेद हो। अपना नजरिया बदलिए, सब कुछ बदल जाएगा। सुजुकी अगर चाहती तो सब कुछ ठीक कर सकती थी, पर उसने गलत रास्ता चुना। उसने जो भी किया वो बहुत गलत था, और उन बाकी के लोगों की उसमें क्या गलती थी जिसकी आज जान सिर्फ उसकी वजह से जाने वाली थी। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।